ओके। सो आज का सेशन मैं लीड करने जा रहा हूँ। ये सेशन हमारा करीबन 35 to 40 मिनट्स तक चलेगा और इसको डिलीवर मैं ज़्यादातर हिंदी में ही करूँगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि काफ़ी सेंटर्स के एम्प्लॉयज़ इसके अंदर जुड़े हैं एंड दैट इज़ वेरी 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 मच एडवांटेजियस टू ऑल ऑफ अस। हमारा जो ये वेबिनार्स करने का जो एम था वो यही था कि सभी सेंटर्स को और सभी सेंटर्स के स्टाफ को इसकी ट्रेनिंग मिले। तो आई एम वेरी हैप्पी टू सी के वी हैव ऑलमोस्ट फुल रूम नाउ एंड मैनी एम्प्लॉयज फ्रॉम दी सेंटर्स आर देयर इन द वेबिनार। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो आप सबको आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इट इज अबाउट डूज एंड डोंट्स इन रिसीविंग डिलीवरी सेक्शन एंड एक्सआरएफ सेक्शन। यानी रिसीविंग डिलीवरी सेक्शन और एक्सआरएफ सेक्शन हम कोशिश करेंगे दोनों कवर करें, लेकिन हम धीरे धीरे जाएंगे। अगर एक भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो रिसीविंग डिलीवरी सेक्शन और एक्सआरएफ सेक्शन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एज यू ऑल नो, द वेबिनार्स आर बीन अरेंज्ड बाय इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर्स गुजरात चैप्टर। ओके, तो हम पहले बात करेंगे रिसीविंग एंड डिलीवरी सेक्शन की। तो ये जो सेक्शन है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद रिसीविंग एंड डिलीवरी इंचार्ज। उससे की इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो एज पर क्वालिटी मैन्युअल, आपने अपनी क्वालिटी मैन्युअल में जो क्वालिफिकेशन उसकी मेंशन की है वो क्वालिफिकेशन आपको मिनिमम लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग, इतनी ट्रेनिंग देनी जरूरी है। देखिए, इसमें दो संभावना है। पहली संभावना है कि वो जो पर्सन है वो सिर्फ रिसीविंग और डिलीवरी इंचार्ज के काम के लिए नियुक्त किया गया है। यदि ऐसा है तो आपको उसे क्वालिटी मैनेजमेंट, बैलेंस की ऑपरेशन और असेइंग, ये 3 ट्रेनिंग देना जरूरी है। और यदि वो रिसीविंग डिलीवरी इंचार्ज साथ ही साथ डेप्यूटी एमआर भी है आपकी संस्था में, तो आपको इन तीनों के अलावा एडिशनल ट्रेनिंग उसको देनी पड़ेगी एक्सआरएफ की, सैंपलिंग की और मार्किंग की। इसमें उसकी अथॉरिटी क्या रहेगी? देखिए, हमने स्टैंडर्ड्स देखे थे 15820, उसके अंदर हमने ऑर्गेनाइजेशन क्लॉज 4 देखा था 4.1। उसके अंदर ये लिखा हुआ था कि जितने भी बंदे सेंटर में काम करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी और इंटर रिलेशनशिप वो मेंशन करना होता है। ये प्लीज म्यूट whoever enters the session, please mute himself. This is your responsibility. ओके, तो अथॉरिटी उसकी क्या रहेगी? तो अथॉरिटी रहेगी कस्टमर्स के पास से ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स जो भी आएंगे उसको रिसीव करना। दूसरा आएगा कस्टमर्स के साथ उसको इंटरेक्शन करना, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू भी आ जाता है। कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू क्लॉज 4.4 था हमारा 15820 का, तो ये भी उसकी अथॉरिटी में है। तीसरा है जो आर्टिकल्स रिसीव किए हैं उसको फर्दर प्रोसेस के लिए कोडिंग करना। और चौथी अथॉरिटी उसके पास रहेगी कि प्रोसेस खत्म होने के बाद, सेंटर में जो प्रोसेस करनी है वो खत्म होने के बाद वो जो मटेरियल उसके पास आया उसको पैक करना और कस्टमर को डिलीवर करने के लिए रेडी करना। अब देखिए, आमतौर पे किसी भी सेंटर के अंदर ज्वेलरी आर्टिकल्स आते हैं तो वो सिर्फ 2 चीज के लिए आते हैं, या तो हॉलमार्किंग के लिए आएंगे या सिर्फ असेइंग के लिए आएंगे। हॉलमार्किंग के लिए आएंगे तो सर्टिफाइड ज्वेलर्स के पास से आएंगे, और सिर्फ असेइंग के लिए आएंगे तो वो किसी भी ज्वेलर के पास से आ सकते हैं या कॉमन कंज्यूमर के पास से भी आ सकते हैं। इन दोनों के अलावा कोई तीसरी संभावना रिसीविंग में होती ही नहीं है। सेफ्टी मेजर्स क्या लेने हैं? तो देखिए, आज हम सब जानते हैं कि सेंटर, कोई भी सेंटर हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो,
कहीं पर भी हो, उसको अपने ही बंदों को ज्वेलर के शोरूम पर, आउटलेट पर माल लेने के लिए भी भेजना पड़ता है और डिलीवर करने के लिए भी भेजना पड़ता है। तो इसके अंदर रिस्क ऑलरेडी इन्वॉल्व है ही। वो रिस्क होता है ट्रांजिट का। तो ट्रांजिट का रिस्क कवर करने के लिए सभी सेंटर को एप्रोप्रिएट अमाउंट का इंश्योरेंस लेना चाहिए ताकि इस रिस्क को वो कवर कर सके। अब ये अमाउंट कितनी होनी चाहिए, तो वो सेंटर को डिसाइड करना है कि उसके पास एक बार में मैक्सिमम कितना वजन ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिट में रहता है। उसके ऊपर से उसको अपनी अमाउंट डिसाइड करनी है और उस हिसाब से उसको अपने इंश्योरेंस के अंदर इसको कवर करना है। साथ ही साथ उसके जो बंदे रिसीव और डिलीवर करने के लिए टू एंड फ्रो कर रहे हैं, जो डिलीवरी बॉयज हैं, उनका भी इंश्योरेंस यदि ले तो दैट इज ऑल्सो प्रेफरेबल। वो भी आपकी पॉलिसी में कवर हो सकता है। आप अपने एजेंट से बात करेंगे तो वो आपको इसके अंदर गाइड कर देगा। अब रिसीविंग जो सेक्शन है उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले करने होते हैं। वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, नंबर 1 सेंटर की क्वालिटी पॉलिसी। वो आपको रिसीविंग सेक्शन में इस तरह से लगानी है। ये सारे ही डॉक्यूमेंट्स आपको इस तरह से लगाने हैं कि उसको इजीली कोई भी देख सके। आपकी क्वालिटी पॉलिसी, उसको अचीव करने के लिए जो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स आपने बनाए हैं वो क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। तीसरा है आपकी वर्क इंस्ट्रक्शंस होती हैं रिसीविंग डिलीवरी की, वो। चौथी आपकी वर्क इंस्ट्रक्शंस होती है मूवमेंट एंड सेफ कस्टडी ऑफ ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स। ये यदि आपने बनाई है तो बहुत अच्छा है, बनानी चाहिए। अगर नहीं बनाई है तो आप बना लीजिए, इसको भी इसको डिस्प्ले कीजिए। चौथी चीज है डिस्प्ले ऑफ हॉलमार्किंग कंपोनेंट्स, यानी हॉलमार्क ज्वेलरी के ऊपर कितने कंपोनेंट्स होते हैं और वो किस सीरीज में होते हैं, वो भी डिस्प्ले करना जरूरी है। और लास्ट में है हॉलमार्किंग चार्जेस एज डिसाइडेड बाय बीआईएस फ्रॉम टाइम टू टाइम। हॉलमार्किंग चार्जेस बीआईएस ने समय समय पे जो डिसाइड किया हो उसमें से करंट चार्जेस जो है वो भी आपको अपने रिसीविंग सेक्शन में डिस्प्ले करने हैं। नीलम भाई, ये मेरे सिवाय बाकी सबके वीडियो ऑफ कर दीजिए ना। ओके, नाउ वी कम्स टू डूज ऑफ द रिसीविंग एंड डिलीवरी सेक्शन, यानी रिसीविंग और डिलीवरी सेक्शन में आपको क्या करना है, इसके ऊपर हम आते हैं। सबसे पहला है बैलेंस को ऑन करना है आपको। ऑन करने के बाद जो जरूरी वार्म अप टाइम है वो उसको वार्म अप के लिए आपको देना है। फिर उसके बाद सेंटर के पास एक स्टैंडर्ड वेट होना जरूरी है। ये स्टैंडर्ड वेट कैलिब्रेटेड रखेंगे तो बहुत बेटर है। इस स्टैंडर्ड वेट के हिसाब से ये वेट आप 1 किलो का भी ले सकते हैं, 2 किलो का भी ले सकते हैं, या 1 किलो के 2 भी ले सकते हैं। वॉट एवर इज अवेलेबल विद यू, उससे आपको बैलेंस को ऑन करके उसकी एक्यूरेसी को चेक करना है। फिर सीसीटीवी कैमरास वर्किंग कंडीशन में है, ऑपरेटिव कंडीशन में है, ये आपको चेक करना है। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी स्टेशनरी, यानी रिसीविंग इंचार्ज को जिस जिस स्टेशनरी की जरूरत है वो सारी स्टेशनरी उसको चेक करने की है, वो अवेलेबल है। बॉक्सेस, ये बॉक्सेस कौन से होंगे, ये ट्रेस कौन सी होंगी, बॉक्सेस एंड ट्रेस, जिसके अंदर वो ज्वेलरी जो आर्टिकल रिसीव होंगे उसको वो फर्दर प्रोसेस के लिए इस बॉक्सेस और ट्रे के अंदर रख के आगे भेजेगा। तो वो नेसेसरी बॉक्सेस और ट्रेस अवेलेबल है कि नहीं, और वो सही परिस्थिति में है, टूटे फूटे नहीं है, डैमेज नहीं है, उसमें कचरा लगा हुआ नहीं है, ये सब उसको केयर करनी है और ये उसको हर रोज सुबह में चेक करना है। उसके बाद आता है पूरा का पूरा रिसीविंग सेक्शन जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए और कंड्यूसिव होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी भी रिसीविंग इंचार्ज की है। फिर आता है कस्टमर जब भी आता है उसका स्वागत करना और उसको
नेसेसरी कंफर्ट एंड कर्टसी प्रोवाइड करना। अब कंफर्ट में बहुत सी चीजें हो सकती हैं, उसको बैठने के लिए प्रॉपर जगह देना, उसको समझिए कि अगर आपके रिसीविंग सेक्शन के अंदर एसी है तो आप गर्मी के मौसम में एसी ऑन करके रख सकते हैं, तो ताकि कस्टमर को कंफर्ट फील हो। और कंड्यूसिव और सॉरी कर्टसी क्या है भाई, उसको पानी देना, यदि आपके वहां पर ये व्यवस्था है चाय कॉफी का या कोल्ड ड्रिंक का तो वो देना। सो ये चीज आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम्स रिसीविंग इंचार्ज को जो भी ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग के लिए आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड ज्वेलर्स के पास से ही कलेक्ट करना है, राइट। जो कस्टमर सेंटर में फर्स्ट टाइम आ रहा है उसके पास से आपको ये दो चीज लेनी है, ये जरूरी है। नंबर 1 BIS सर्टिफिकेट की कॉपी उसकी। दूसरी, एक अंडरटेकिंग सभी सेंटर के पास अपने शब्द में अपने फॉर्मेट में होता है। वो अंडरटेकिंग होता है ज्वेलर को जो आइडेंटिफिकेशन मार्क या यूनिक नंबर की प्रोसीजर तो अभी BIS ने शुरू नहीं की, अभी सिर्फ आइडेंटिफिकेशन मार्क है, दैट इज लोगो। ज्वेलर का जो लोगो ज्वेलरी पे अप्लाई करना है वो उसने जो BIS को डिक्लेयर किया है उसका अंडरटेकिंग लेना है। देखिए मुझे जहां तक ध्यान है काफी सेंटर्स इसके अंदर इसको सीरियसली नहीं लेते हैं कि BIS सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं लाया तो हम उसका माल कैसे ले। ओके, इसको आप थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। यदि BIS सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं लाया, आप उसका CML नंबर लीजिए, आप वेबसाइट पे जाइए BIS की, उस CML नंबर से आप सर्च कीजिए और देखिए कि उस ज्वेलर के नाम से वो सर्टिफिकेट अलॉट किया गया है नहीं किया गया है। यदि किया गया है तो उसका स्कोप क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है, ये सब आपको देखना है। उसके बाद ही वो उसकी ज्वेलरी आपको हॉलमार्किंग के लिए लेनी है। लेकिन उसको आपको ये जरूर बोलना है कि जब वो डिलीवरी लेने आएगा मटेरियल की तब उसको अपने BIS सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने साथ लेकर आनी है, क्योंकि वो जरूरी है आपको अपनी फाइल में लगानी है। आपको अपनी फाइल में ज्वेलर के पास से ये अंडरटेकिंग और BIS का सर्टिफिकेट का कॉपी, ये दोनों आपको एक साथ स्टिच करके ज्वेलर वाइज आपको फाइल करनी है। अब यहाँ पर कई लोग देखा है मैंने, कई सेंटर के अंदर मैं जाता हूँ, कभी कभी मुझे क्वालिटी ऑडिट के लिए भी बुलाते हैं, मैं जाता हूँ देखता हूँ, तो वहां पर अंडरटेकिंग मिसिंग होते हैं। और जब उनसे पूछते हैं तो वो बोलते हैं कि सर अंडरटेकिंग वो नहीं लाया था, हमने लिया नहीं है, हमको मालूम नहीं था। तो ये बहुत ही जरूरी है। ये क्यों जरूरी है ये समझ लीजिए। आपके पास कोई ज्वेलर आता है और वो बोलता है कि भाई आप मेरा लोगो समझिए कि CJ लगा दीजिए, आप उसको बिलीव कर लेते हैं, आप CJ लगा दिया। लेकिन हो सकता है उसने BIS को जो अपना ज्वेलर उसने अपना लोगो रजिस्टर करवाया है वो हो सकता है CJ ना हो, CJS हो या कुछ और हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, लायबिलिटी सारी की सारी आपके ऊपर आने वाली है, क्योंकि आपने उसका इश्यू वाउचर लिया है और उसमें भी लोगो नहीं है और आपने अंडरटेकिंग भी नहीं लिया है, उसने जो बोला वो लोगो लगा दिया है, तो उसका वो लोगो रजिस्टर नहीं था। कल को उठ के मार्केट सैंपल जब मार्केट से जाएगा और वो फेल होगा, ज्वेलर कह के खड़ा हो जाएगा कि मेरा तो ये लोगो है ही नहीं, ये देखिए मैंने BIS में तो अपना लोगो ये डिक्लेयर किया था, इसमें ये लोगो ही नहीं है। इसीलिए अंडरटेकिंग लेना बहुत ही जरूरी है। सो वो आप इंश्योर कीजिए। आप ये समझ लीजिए, आप इसके अंदर जब मैंने बोला तो कई लोगों का ये कहना था कि सर वैसे ही धंधा मंदा चल रहा है, काम आता नहीं है, और हम ये लोगों की बात करते हैं तो ज्वेलर बोलता है अंडरटेकिंग आप ही एक निराले हो जो मांगते हो, मैं इतने सारे सेंटर में जाता हूँ कोई कुछ नहीं मांगता, उसको जो बोलता है वो लगा देता है। तो भाई साहब दूसरा जो करता है करने दो, आपको अपनी सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसीलिए आपको ये अंडरटेकिंग लेना जरूरी है। द नेक्स्ट कम्स
कस्टमर जो आया है उसको आपको BIS की रिक्वायरमेंट्स डिटेल में समझानी है। कौन सी रिक्वायरमेंट है? ये है हॉलमार्किंग के लिए जो भी ज्वेलरी या आर्टिफैक्ट्स आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसके लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट क्या है वो उसको समझानी है। सोल्डर की रिक्वायरमेंट क्या है वो उसको समझानी है। कैडमियम और ईच ऑफ PGM प्लेटिनम ग्रुप मेटल्स, जिसमें मेनली गोल्ड में आएंगे हमारे पास इरिडियम, रुथेनियम एंड ओस्मियम। आपको इन सभी एलिमेंट्स की और कैडमियम की जो 1417 में परमिसिबल लिमिट्स बताई गई हैं उसके बारे में उनको समझाना है। अगर कोई एग्जिस्टिंग मार्किंग ज्वेलरी आर्टिकल्स के ऊपर है उसके बारे में उसको समझाना है कि क्या एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया BIS का है। हॉलमार्क के कौन से कंपोनेंट अप्लाई होंगे उसके बारे में समझाना है। एडवांस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसका मतलब है हमने जब 15820 देखा था उसके अंदर क्लियर लिखा था हम सिर्फ वही ज्वेलरी आर्टिकल्स हॉलमार्किंग के लिए स्वीकार करेंगे जिसकी एडवांस स्टेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी आधे अधूरे मैन्युफैक्चरिंग किए हुए आर्टिकल्स हम हॉलमार्किंग के लिए स्वीकार नहीं कर सकते। ये मतलब है एडवांस स्टेज का। बाद में आता है अलाउएबल कैरेटेज एंड फाइननेस ग्रेड। 1417 के हिसाब से कौन से कैरेट और ग्रेड अप्रूव्ड है उसके बारे में, इतनी चीजों के बारे में कस्टमर को समझाना है। आपको इशू वाउचर के बिना कोई भी आर्टिकल हॉलमार्किंग के लिए नहीं लेना है। ये बात गांठ बांध लीजिए आज से। विदाउट इश्यू वाउचर आपको कुछ भी माल नहीं लेना है। अब इस इशू वाउचर के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए ये भी आपको वेरीफाई करनी है। तो इशू वाउचर देखिए कई जगह पर क्या होता है, इशू वाउचर ज्वेलर नहीं देते हैं तो पैकिंग लिस्ट हॉलमार्किंग सेंटर अपने खुद ही छपवाकर ज्वेलर को वो एक एक बुक दे देते हैं डुप्लीकेट वाली, और उसी को ज्वेलर यूज करके भेजता है मटेरियल। तो ये भी अलाउएबल है। लेकिन इश्यू वाउचर अगर ज्वेलर भेज रहा है तो उसके अंदर इतनी चीजें होनी जरूरी है। सबसे पहला, उस ज्वेलर का नाम और एड्रेस। BIS से उसने जो सर्टिफिकेट लिया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसको जो लोगो अप्लाई करवाना है वो आइडेंटिफिकेशन मार्क, टाइप ऑफ आर्टिकल यानी अंगूठी है, टॉप्स है, नेकलेस है, चेन है, लकी है, दैट आर कॉल्ड टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो इसमें दो ऑप्शन है, वो अलग अलग आर्टिकल्स के टाइप लिखकर भी दे सकता है और वो मिक्स ऑर्नामेंट्स लिखकर भी दे सकता है। ये दोनों ऑप्शन इसमें मान्य है। उसके बाद नंबर ऑफ आर्टिकल्स यानी टोटल नंबर ऑफ पीसेस, फिर डिक्लेयर्ड प्यूरिटी ऑफ ईच आर्टिकल और ग्रुप ऑफ आर्टिकल्स। ये बहुत जरूरी है, ज्वेलर के पास से आपको डिक्लेयर्ड प्यूरिटी लिखवा कर लेनी ही लेनी है। देन ओवरऑल वेट ऑफ द कंसाइनमेंट, वो जो कंसाइनमेंट ज्वेलर ने दिया है उसका ओवरऑल ग्रॉस वेट, ये भी आपको उसके अंदर है या नहीं ये चेक करना है। देखिए यही सब चीजें जो है दैट फॉर्म्स कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू। यदि ये नहीं है तो आपको ज्वेलर को बोलना है सर आपके वाउचर में ये चीज नहीं लिखी है, आप बताइए कितनी है। वो आप वहां पर उसका रिप्रेजेंटेटिव आया है तो लिख सकते हैं। यदि आपका बंदा माल की डिलीवरी लेकर आया है तो आप उसमें अंदर आप ऐड कर सकते हैं और नीचे लिख सकते हैं कि भाई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन ज्वेलर का जो बंदा था उसके साथ हुआ और इस समय पे हुआ, इस दिन हुआ, और उसमें साइन कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रॉपर वे। इस तरह से आपको ये चीज देखनी है और रखनी है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी BIS हॉलमार्किंग रेगुलेशंस के अंदर आई है और वो ये है कि ज्वेलर को अपना कम से कम एक ऑथोराइज पर्सनल सभी हॉलमार्किंग सेंटर को डिक्लेयर करना है, उसका नाम और उसकी एक स्पेसिमेन सिग्नेचर, वो उसको हॉलमार्किंग सेंटर को डिक्लेयर करनी है। इसका मतलब क्या ये समझ लीजिए, सिर्फ ज्वेलर का ये जो बंदा उसने डिक्लेयर किया है
और उसकी जो साइन आपको स्पेसिमेन सिग्नेचर आपको उसने भेज रखी है, इसको आपको अपने रिकॉर्ड्स में भी रखना है। सिर्फ और सिर्फ उसी बंदे की साइन वाला इश्यू वाउचर होगा, तभी आपको उसकी ज्वेलरी हॉलमार्क के लिए लेनी है। यदि किसी और बंदे का सिग्नेचर है तो आप ज्वेलरी हॉलमार्किंग के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और ये रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है अपने वहां पर। उसके अंदर तारीख भी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट चीज है डूज में, कस्टमर को आपको ये इंफॉर्मेशन देनी है कि उसने ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करते समय जो सोल्डर, जो टाका उसने यूज किया है, उसकी प्यूरिटी जो ज्वेलरी में यूज की है वो सेम प्यूरिटी का उसने यूज किया है, राइट। यानी हम इसको कह सकते हैं जो चमड़ी में उसने जो चमड़ी रखी है उतना का उतना सोल्डर उसको रखना है, ठीक है। और जो ज्वेलरी और सोल्डर उसने यूज किया है उसके अंदर कैडमियम की मैक्सिमम लिमिट 0.02% है, और ईच ऑफ प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स यानी इरिडियम, रुथेनियम और ओस्मियम, ईच ऑफ यानी सभी की ये इंडिविजुअल वैल्यू है, मैक्सिमम 0.05% है। ये उसको आपको इश्यू वाउचर के अंदर भी आप ये लिखवा सकते हैं। इसका सबसे सिंपल तरीका है, ज्वेलर से इश्यू वाउचर में लिखवाइए, द ज्वेलरी एंड द सोल्डर हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड एज पर प्रोविजंस ऑफ IS 1417/2016। अगर इतना लिखवाएंगे तो उसके अंदर ये सब कुछ आ जाता है, राइट। अब इसके अंदर एक चीज की हमको ऑप्शन है, वो क्या है आप समझ लीजिए। यदि आपके पास ज्वेलरी 916 की आई है और यदि उसके अंदर सोल्डर 916 से ऊपर की फाइननेस का है तो दैट इज परमिसिबल, लेकिन नीचे की फाइननेस का परमिसिबल नहीं है। तो ये आपको ज्वेलर के रिप्रेजेंटेटिव को समझाना है। अब देखिए, हम हॉलमार्किंग करेंगे तो वैसे ही तो करेंगे नहीं, हम जो भी पीस है उसमें से रैंडम सैंपलिंग करेंगे एज पर सैंपलिंग प्लान गिवन इज 15820। तो हम जब सैंपलिंग करेंगे यानी सोना खुरचेंगे या काटेंगे आर्टिकल को या मेल्ट करेंगे तो ज्वेलरी डैमेज होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो हमें ज्वेलर के रिप्रेजेंटेटिव को या ज्वेलर को इस बात से भी अवगत करवाना है कि हम जब सैंपलिंग करेंगे तो कुछ आर्टिकल्स डैमेज होने की संभावना है। हमारी मंशा नहीं है कि हम जानबूझ के उसको डैमेज करेंगे या स्पॉइल करेंगे, लेकिन ये संभावना है, ये आपको ज्वेलर को क्लियर करना है। विजुअली आपको सभी के सभी पीस देखने हैं और उसके अंदर एक्सेसिव शोल्डर नहीं है, ये कंफर्म करना है। अनऑथोराइज्ड फिलिंग नहीं है, ये भी आपको देखना है। इसके बाद, इतना करने के बाद आपको लॉट कलेक्ट करना है और उसमें भी इतनी चीज एंश्योर करनी है। नंबर 1, वही ज्वेलरी आर्टिकल आप एक्सेप्ट करेंगे या वही सर्विस के लिए करेंगे जो आपके स्कोप में है। BIS जब आपको जो रिकॉग्निशन देती है उसके अंदर आपका रिकॉग्निशन किस चीज के लिए है वो लिखा होता है। वो हो सकता है आपका सिर्फ येलो गोल्ड के लिए हो, येलो गोल्ड अलॉयज, ये हो सकता है आपका येलो गोल्ड अलॉयज और व्हाइट गोल्ड अलॉयज के लिए भी हो सकता है। व्हाइट गोल्ड अलॉयज में भी ऑप्शन है, इंक्लूडिंग निकल हो सकता है, इंक्लूडिंग निकल एंड पैलेडियम हो सकता है, प्लस आपका सिल्वर का भी हो सकता है। तो आपके स्कोप में यदि येलो गोल्ड है तो आप इस स्कोप के अलावा कोई भी ज्वेलरी आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, जितनी भी आर्टिकल्स आपके पास लॉट में आई है उन सभी के अंदर हॉलमार्क के जो 4 कंपोनेंट है, BIS लोगो, फाइननेस जो प्यूरिटी मार्क है, कैरेट और फाइननेस में, सेंटर का लोगो और ज्वेलर लोगो, ये लीनियर डिजाइन में आपको अप्लाई करना है। ऊपर नीचे 2 रो में नहीं, ओनली इन 1 रो। तो ये चारों कंपोनेंट एक ही रो में आ सके
इतनी हॉलमार्किंग की उसके अंदर जगह है या नहीं है। यदि नहीं है तो वो ज्वेलरी आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। तीसरा है, जो आर्टिकल्स आप हॉलमार्किंग के लिए स्वीकार कर रहे हैं उसके अंदर ये मार्किंग नहीं होने चाहिए, जैसे केडीएम लिखा हुआ नहीं होना चाहिए, फाइननेस ग्रेड लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर कारीगर का कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। ओके, आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपके पास सीआरएम्स की अवेलेबिलिटी है या नहीं। यदि सीआरएम्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आपको हॉलमार्किंग के लिए कोई भी आर्टिकल स्वीकार नहीं करना है। दूसरा, डिलीवरी टाइम और शेड्यूल क्या आप उसके अंदर मीट कर पाएंगे, यानी जो डिलीवरी टाइम और शेड्यूल एग्री करते हैं मिनिमम 5 घंटे तो होना ही होना है। अब यदि आपके पास ऑलरेडी काम है 10 घंटे तक का और कस्टमर आपसे कहता है मुझे भाई 5 घंटे नहीं, आप मुझे 7 घंटे में दे देना, आप दे पाएंगे कि नहीं वो आपको देखना है। यदि आप कैपेबल नहीं है, आप नहीं दे सकते हैं, तो आपको ज्वेलरी हॉलमार्किंग के लिए स्वीकार नहीं करनी है। एक और चीज है, कई बार कई सेंटर में ज्वेलरी जो है वो किसी लॉजिस्टिक एजेंसी जैसे कि आंगड़िया है, कुरियर है, कभी कभी पोस्ट पार्सल भी आते हैं, तो उसमें आती है। तो ऐसे केस में आपको हॉलमार्क की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद जब डिलीवर करेंगे उस समय पे आपको प्रॉपर उसी आंगड़िया या कुरियर में या पोस्ट में भेजना है, या कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको एग्जैक्टली उस कंसाइनमेंट के लिए, उस पार्सल के लिए नोट करके रखना है, ताकि डिलीवरी के टाइम में ना ही आपका समय खराब हो और आप कस्टमर ने जो इंस्ट्रक्शन दी थी उसको फॉलो कर सकें। इतना करने के बाद आपको कस्टमर को रिसिप्ट इशू करनी है। ये रिसिप्ट आप डुप्लीकेट में बनाएंगे, ओरिजिनल जो है वो आप साइन करेंगे और वो आप कस्टमर को देंगे। उसके अंदर आपको डिटेल्स जो है डिस्पैच की जो कस्टमर ने दी थी वो लिखनी है, भाई बाय आंगड़िया देना है, बाय हैंड देना है, वो आपको देना है। और साथ में आपको उसके अंदर जो डिलीवरी टाइम और डेट है एक्सपेक्टेड वो भी उसके अंदर आपको लिखकर देना है, और ओरिजिनल कॉपी आप कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे और उसकी डुप्लीकेट कॉपी आपके पास रहेगी। इसके बाद रिसीविंग इंचार्ज जॉब कार्ड क्रिएट करेगा। वो जॉब कार्ड वो क्रिएट करेगा जिस तरह से सेंटर की क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो फॉर्मेट्स उसने बताए हैं उस फॉर्मेट के हिसाब से, उस प्रोसीजर के हिसाब से वो जॉब कार्ड क्रिएट करेगा और जॉब कार्ड के साथ पूरी की पूरी ज्वेलरी वो एमआर को हैंड ओवर कर देगा। ठीक है, तो रिसीविंग का ये आधा काम हो गया रिसीव करने का। अब रिसीविंग में दूसरा काम होता है डिलीवरी का, तो उसके अंदर क्या करना है वो डूज में देखते हैं। ज्वेलरी प्रोसेस हो जाने के बाद जिस समय पे आप पैक करेंगे, तो पैक करने के लिए आपको प्रॉपर केस का इस्तेमाल करना है, बहुत प्रॉपर केयर लेनी है, और जो भी बॉक्स है वो रिजिड मटेरियल का होना चाहिए। उसके अंदर आप कॉटन रैपिंग रख सकते हैं, आप उसके अंदर दूसरी वो बबल पैकिंग आती है वो बबल पैकिंग भी रख सकते हैं, उसके अंदर आप थर्मोकॉल शीट्स भी रख सकते हैं। इट डिपेंड्स कि किस तरह की पैकिंग करनी है और किस तरह से भेजना है। और इसमें यह भी है कि आप अपने कस्टमर को भी कह सकते हैं कि भाई साहब आप हमको ऐसे ही बॉक्स में इसी तरह के पैकिंग मटेरियल के साथ माल भेजिए, ताकि आपका जो डिब्बा आप भेजेंगे जिस तरह की पैकिंग के साथ का होगा उसी में हम आपको रिटर्न करेंगे। अब यदि समझ लीजिए किसी कस्टमर ने आपको रिजिड मटेरियल बॉक्स दिया है, वो बॉक्स अच्छा है, ज्वेलरी की पैकिंग लेकिन उसने सही ढंग से नहीं की है। कई बार कई ज्वेलर्स कई केस में ऐसा होता है कि पैकिंग सही ढंग से नहीं होती है, उसको सेपरेट भी उन्होंने किसी कॉटन से या वो बबल से उसको अलग नहीं किया होता है। तो उस टाइम पे आपको ज्वेलर को बताना चाहिए कि सर आपकी ये पैकिंग गलत है, आपको इस तरह से पैकिंग करके भेजना है। और ऐसा जब भी पार्सल आप डिलीवर करते हैं तो आपके पास जो बबल मटेरियल हो या आपके पास जो
कॉटन हो उसको आपको उसके अंदर प्रॉपरली रखकर उसको पैक करके देना है। अब फाइनल पैकेजिंग के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, जब प्रोसेस के बाद फाइनल पैकेजिंग आएगी तब आपके पास 3 चीजें हो सकती हैं। सबसे पहली तो एक संभावना है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ सैंपलिंग दैट इज आपकी XRF है, प्रिलिमिनरी असे जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर कुछ ज्वेलरी रिजेक्ट हो जाती है जो क्राइटेरिया में फॉल नहीं होती है, जैसे बहुत ही डिफरेंट फाइननेस दिखाती है, या तो उसके अंदर प्रोहिबिटेड एलिमेंट्स आ गए, या हमको गाइडलाइंस के अंदर नेगेटिव वेरिएंस 5 पीपीटी का बता रखा है वो है, तो ये सारी की सारी ज्वेलरी XRF स्टेज पे ही रिजेक्ट हो जाएंगी। तो दीज आर अनअसेड ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स, ये हमको पैकिंग के समय पे अलग रखनी है, यानी अलग बैग के अंदर पैक करनी है और उसके ऊपर लेबल करना है अनअसेड ज्वेलरी। दूसरी है जो ज्वेलरी आपने हॉलमार्क की है वो, तो हॉलमार्क ज्वेलरी आपको अलग बैग के अंदर पैक करके उस बॉक्स में रखनी है। और तीसरी रहेगी आपकी कॉर्नेट्स, कॉर्नेट्स और रेमनेंट्स, सिर्फ कॉर्नेट्स नहीं, कॉर्नेट्स एंड रेमनेंट्स दोनों रहेंगी। तो कॉर्नेट्स और रेमनेंट्स आपको एक छोटी जिप लॉक के अंदर रखनी है, उसका वजन कितना है वो ऊपर आपको स्टिकर से लेबल से आप लिख सकते हैं, इतनी कॉर्नेट है इतनी रेमनेंट है, और वो आपको तीसरी जिप लॉक के अंदर रखनी है। और फिर ये तीनों के तीनों बैग जो है वो आपको बॉक्स के अंदर प्रॉपरली पैकिंग के समय पे पैक करने हैं। उसके बाद आपको उस लॉट की इनवॉइस जनरेट करनी है, वो इनवॉइस भी आप डुप्लीकेट में जनरेट करेंगे, और इनवॉइस के साथ ये जो पैक किया हुआ लॉट है वो आप एमआर को दे देंगे, ताकि एमआर उसको सेंटर के अंदर जो सेफ है उसके अंदर डिलीवरी के समय तक वो उसको अंदर सेफ्टी के पर्पस के लिए रख देगा। जब कस्टमर आता है मटेरियल लेने के लिए, यदि उसके अंदर कोई ज्वेलरी रिजेक्ट है तो आपको कस्टमर को उसका रीजन बताना है कि इसके अंदर इतनी ज्वेलरी पीसेस आपके रिजेक्ट है, उसका ये रीजन है, और इसमें साथ ही साथ आपको उसको टेस्ट रिपोर्ट भी देना है। देखिए, हम जो हॉलमार्क ज्वेलरी करते हैं उसका टेस्ट रिपोर्ट देना जरूरी नहीं है, लेकिन जो भी आर्टिकल्स हम रिजेक्ट करते हैं उसका टेस्ट रिपोर्ट हमें कस्टमर को देना ही देना है। जो इनवॉइस का डुप्लीकेट कॉपी है जो हमारे पास रहेगा, उसके अंदर जो प्रॉपर कॉलम है उसमें कस्टमर का आपको सिग्नेचर लेना है, और सिग्नेचर लेने के बाद आपको उसको ज्वेलरी का जो बॉक्स है पैक किया हुआ वो उसको हैंड ओवर करना है। लेकिन इसके अंदर भी 2 संभावना है। पहली क्या है कि यदि हमारा बंदा डिलीवर करने जा रहा है तब तो तकलीफ नहीं है, वो ज्वेलरी शोरूम में जाकर प्रॉपर जो उसका रिप्रेजेंटेटिव होगा उसी को देगा। लेकिन यदि ज्वेलर का रिप्रेजेंटेटिव सेंटर में माल कलेक्ट करने आ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है जो आपने रिसिप्ट वाउचर ओरिजिनल दिया था वो उसी के सामने आप उसको ये उसका माल देंगे और इनवॉइस देंगे, उसके बिना आप उसको नहीं देंगे। अब एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, कई बार विजिटर्स आते हैं सेंटर में, या मिलने जुलने वाले आते हैं, या तो सेंटर के जो हमारे वहां पर काम करने वाले स्टाफ मेंबर्स हैं उनके कोई घर से या उनके दोस्त या कोई रिलेटिव किसी कारण से मिलने के लिए आते हैं। तो इस समय में हमें क्या ध्यान रखना है, ऐसे जितने भी विजिटर्स सेंटर में आ रहे हैं जो असेइंग या हॉलमार्किंग की लिए माल देने के लिए नहीं आए, वो पर्पस नहीं है, कोई और पर्पस है, तो उस समय में रिसीविंग इंचार्ज की ये ड्यूटी है कि वो उन बंदों को या तो सीईओ को या तो एमआर के साथ उनको मिलवाए, और यदि कोई स्टाफ के बंदे से वो मिलने आए हैं तो जिस बंदे से मिलने आए हैं उस बंदे को उस अपने सेक्शन में से उसको बाहर रिसीविंग सेक्शन में बुलाए और वहीं पे उनकी मुलाकात हो, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये रिसीविंग डिलीवरी सेक्शन के डूज थे, क्या क्या हमको करना चाहिए वो थे। अब डोंट्स यानी हमको क्या नहीं करना है या क्या ध्यान रखना है वो है, तो उसमें सबसे पहले है
डोंट एक्सेप्ट द ज्वेलरी और आर्टिफैक्ट्स फॉर हॉलमार्किंग इन फॉलोइंग केसेस। ये जो मैं केस बताने जा रहा हूं, यदि इसमें से कोई भी संभावना है तो आपको ज्वेलरी आर्टिफैक्ट्स हॉलमार्किंग के लिए एक्सेप्ट नहीं करने हैं। सबसे पहला, यदि नॉन सर्टिफाइड ज्वेलर है तो। दूसरा, सर्टिफाइड ज्वेलर है लेकिन उसका सर्टिफिकेट जो है उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, या तो सस्पेंशन में है या तो डिफरमेंट में है, तो भी आपको मटेरियल नहीं लेना है। इशू वाउचर के बिना किसी भी सूरत में आपको मटेरियल एक्सेप्ट नहीं करना है। यदि सेंटर के स्कोप ऑफ रिकॉग्निशन के बाहर सर्विस है तो आपको मटेरियल नहीं लेना है। अगर मार्किंग की एडेक्वेट स्पेस नहीं है तो भी आपको मटेरियल नहीं लेना है। और यदि हॉलमार्क ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको हॉलमार्किंग के लिए वो आर्टिकल नहीं लेने हैं। हाँ, हॉलमार्क किए हुए आर्टिकल आप असेइंग के लिए ले सकते हैं, लेकिन उसका प्रॉपर रिकॉर्ड आपके वहां पर होना चाहिए कि ये हॉलमार्क किए हुए आर्टिकल मैंने एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ असेइंग के लिए मैंने एक्सेप्ट किए हैं। अगर ज्वेलरी के ऊपर केडीएम है या कोई फाइननेस मार्क है तो भी नहीं लेना है। अगर ज्वेलरी का कोई भी आर्टिकल आपको डैमेज दिखता है, वो आर्टिकल आपको हॉलमार्किंग के लिए नहीं लेना है। अब बात आती है हॉलो ज्वेलरी की। यदि कोई हॉलो ज्वेलरी, ऐसी हॉलो ज्वेलरी आई है कि जिसका हॉलो सेंटर है और उस सेंटर को कोई फॉरेन मटेरियल जैसा का सीमेंट है, लैक है, ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस उसके अंदर फिल किया गया है उस सेंटर के अंदर, और उससे उसको फॉल्स वेट मिला है। एक्चुअली जो गोल्ड का वेट है उससे एडिशनल वेट इनके कारण उसमें आ गया है। ऐसी ज्वेलरी आपको तब तक नहीं लेनी है जब तक इश्यू वाउचर के अंदर ज्वेलर आर्टिकल वाइज नेट वेट डिक्लेयर नहीं करता है। यदि ऐसा केस आता है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू में लेकर आप सभी आइटम का नेट वेट ज्वेलर को टेलीफोन पे पूछकर वहां पर लिखकर साइन कर सकते हैं। अगर इश्यू वाउचर ज्वेलर ने जो ऑथोराइज पर्सन डिक्लेयर किया है उसके अलावा किसी और की सिग्नेचर के साथ आया है तो भी आपको ज्वेलरी एक्सेप्ट नहीं करनी है। यदि आपके पास कॉइन्स आते हैं या मेडलियंस आते हैं जो किसी भी देश की करेंसी को रिजेंबल करते हैं तो उसको भी आपको हॉलमार्किंग के लिए स्वीकार नहीं करने हैं। ओके, तो यहां पर हमारे रिसीविंग और डिलीवरी सेक्शन के डूज एंड डोंट्स खत्म हो गए हैं।